हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक। वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं अपने हिस्ट्री का जो अपना पार्ट 2 ऑफ ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, जिसमें हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अबाउट ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था अबाउट कहाँ कहाँ क्या क्या देख लिए थे अबाउट द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। सो हमने बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन कर ली है। हमने उनकी सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ को देख लिया है, उनकी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ को देख लिया है। देन वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट मोहनजोदारो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। इनके ड्रेन्स कैसे थे, इनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था, एंड इनका सिटाडेल क्या होता है उसके बारे में देख लिया था। आज हमें देखना है अबाउट दी बरियल्स, मतलब ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस है मेनली। मतलब हमें सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता करना है, क्या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी थी तो उसमें क्या डिफरेंसेस, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस रहे होंगे, और इफ़ थे या नहीं थे वो हमें पता कैसे चलेगा। वो पता चलेगा उनके बरियल्स देखकर। लाइक अब उनके कुछ ऐसे रिमेन्स तो रह नहीं गए हैं ना, उनके कुछ टेक्स्ट हमने डिसाइफर किए हैं कि हमें डायरेक्टली पढ़ के मालूम चल जाए। तो उनके जो बरियल्स होते थे, बरियल्स में वो बहुत से ऑब्जेक्ट्स अपने छोड़ के आते थे, मतलब रखते थे किसी भी डेड बॉडी के साथ। तो उससे एक आइडिया मिल सकता है कि क्या अगर मतलब किसी के में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं तो हो सकता है वो इलाइट क्लास से रहा हो, है ना। किसी के में नॉर्मल आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, कॉपर मेटल्स रखे हुए हैं, तो हो सकता है वो पुअर सेक्शन से रहा हो। ठीक है, हम उनके देखने वाले हैं बरियल्स, अबाउट देयर लग्जरीज। उनके क्या कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे जो कुछ लग्जरीज में आ सकते हैं या फिर वो कुछ नॉर्मल यूसेज में आते हैं, वो देखना है। एंड वी विल लुक अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन, है ना, कि इतनी बड़ी अर्बन सिविलाइजेशन है तो क्राफ्ट प्रोडक्शन भी तो होगी। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या था, क्या प्रोड्यूस करते थे, कैसे प्रोड्यूस करते थे, और कहाँ प्रोड्यूस करते थे, वेयर वर द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, है ना। अब कुछ प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें कुछ रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, तो रॉ मटेरियल्स उन्हें कहाँ से मिलते थे। सब कंटिनेंट एंड बियॉन्ड, इसमें हम एक टॉपिक देखने वाले हैं कि सब कंटिनेंट से और अपने एरिया से कहाँ कहाँ से लेके आते थे। एंड दूसरा कंटैक्ट द डिस्टेंट लैंड, और इंडिया के बाहर से कहाँ से लेके आते थे, मतलब बाय क्रॉसिंग द सी, और कहाँ से रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करते थे, है ना, उसके बारे में हमें देखना है। सो इसके बाद अगला टॉपिक होगा सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वीट्स। इसमें हम उनके सील्स देखेंगे, सील्स का यूसेज कहाँ होता है, उनकी स्क्रिप्ट कैसी है, और उनके वेट्स कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, और बाकी के टॉपिक्स हम अगले लेक्चर पे कवर करेंगे। सो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अबाउट देयर सोशल डिफरेंसेस। तो सोशल डिफरेंसेस हमें देखना है अबाउट देयर बरियल्स। ओके, ना अबाउट देयर बरियल्स। तो हमें क्या होता है कि इतनी बड़ी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं रहे होंगे। ये मतलब सीधे मना कर देना मुश्किल काम है थोड़ा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता इतना इजीली कि कोई एक इतनी प्योरली इगैलिटेरियन सोसाइटी हो जहाँ पे डिफरेंसेस एक भी ना हो, है ना। तो उनके डिफरेंसेस कुछ ना कुछ तो रहे होंगे सोसाइटी के बेसिस पे या फिर उनके इकोनॉमी के बेसिस पे। तो उसको पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट एक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। मतलब एक तो वो लोग देखते हैं बरियल्स उनके, है ना, उनके बरियल्स में उन्हें पता चल जाता है, लाइक ये बरियल है एक, फिर और बड़ा बनाता हूँ इसको, ये एक बरियल है और इस पर एक डेड बॉडी रखी हुई है। अब इस डेड बॉडी के अराउंड बहुत से वो लोग और भी ऑब्जेक्ट्स रखा करते थे, है ना। और मोस्ट प्रोबेबली वो लोग ये सोच के रखते थे कि दीज ऑब्जेक्ट्स विल बी यूज्ड बाय देम इन देयर आफ्टर लाइफ, मतलब लाइफ के बाद वो लोग जहाँ जाएंगे वहाँ पे लोग यूज़ करेंगे, है ना। तो किसी किसी हम लोग को किसी किसी बरियल्स में प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और कहीं कहीं पे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो वो है क्या क्या कह सकते हो हम लोग की डिफरेंसेस उनकी सोसाइटी में, उनकी इकोनॉमी में उसका आइडिया लग सकता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बरियल्स के, हमें क्या क्या मिला है वहाँ पे। ठीक है, कुछ बरियल्स में हमें ज्वेलरी देखने को मिली है। ठीक है,
बहुत जगह कुछ सर्टेन टाइप्स के ऑर्नामेंट्स एंड पॉटरीज देखने को मिल रहा है। देन बहुत से साइट्स पे हमें कॉपर मिरर्स देखने को मिल रहे हैं। और रिसेंटली 1980 में एक्सकेवेशन होता है, तो उसमें हमें एक बरियल से एक 3 शेल रिंग मिलती, एक 3 शेल रिंग, देन एक जैस्पर की बीड मिल रही है। मतलब जैस्पर एक कैसा एक टाइप का सेमी प्रीशियस स्टोन था, उसकी बीड मिल रही है। और हाँ ठीक है, अभी तो इतना ही, ये दोनों चीज़ें हमें मिली। देन इसके अकॉर्डिंग हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जहाँ पे नॉर्मल ज्वेलरीज मिल रही हैं वो हो सकता है कि पुअर सेक्शन से रहा हो, या फिर मिडिल क्लास एग्जिस्ट करती हो तो उसका रहा हो। और बहुत जगह से अच्छी ज्वेलरीज मिल रही है ना, प्रीशियस स्टोन्स की ज्वेलरीज मिल रही हैं। लाइक यहाँ पे हमने देखा जैस्पर बीड की, है ना, 3 शेल रिंग की। तो ये हो सकता है किसी एलीट क्लास से रहे हो। ठीक है। नाउ अनदर स्ट्रेटजी विच वॉज यूज्ड बाय द हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट वॉज लुकिंग फॉर देयर लग्जरीज। उनकी लग्जरीज को देख के भी आइडिया लगता था कि इनके सोसाइटी में डिफरेंसेस थे कि नहीं थे। अब क्या था कि हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स को जो भी मटेरियल्स वहाँ से मिलते थे वो उसको क्लासिफाई करते थे 2 ग्रुप्स में। एक था अबाउट देयर यूटिलिटेरियन और एक था लग्जरीज। यूटिलिटेरियन में वो सामान आता था जो कि ईजिली कह सकते हो प्रोक्योर हो सकता है ना, ईजिली मेड, उसके रॉ मटेरियल्स वहीं पे मिल जाते हों। राइट। तो ये सब चीज़ें आती थी कह सकते हो यूटिलिटेरियन में। लाइक कोई स्टोन हो गया, कोई टाइप की क्ले हो गई, उससे लोकल आर्टिफैक्ट्स बनाए जा रहे हैं, पॉटरी बनाई जा रही हैं। लग्जरीज में कुछ सामान आते थे जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं रहते थे, एंड दे वर हार्ड टू मेक, उनको बनाना भी आसान नहीं रहता था। ठीक। और इनके जो रॉ मटेरियल्स थे, रॉ मटेरियल्स और ये खुद प्रोडक्ट्स भी, ये बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। तो उनको लग्जरीज में गिना जाता था बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है। तो इससे हमें आइडिया लगता था कि वहाँ पे मतलब किस तरह के डिफरेंसेस रहे होंगे, क्योंकि लग्जरीज, अब ऑफकोर्स कोई लग्जरी यूज़ कर रहा है तो एलीट क्लास का ही रहा होगा, है ना। या फिर अगर सारे करते होते तो हमें सारे हर जगह उनके वो भी मिलते एविडेंसेस, बट हमें हर जगह एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं लग्जरीज के, है ना। एक ऐसी ही लग्जरी का एग्जाम्पल है विच इज़ अ फायंस पॉट। फायंस पॉट, एक पॉट मिला जो कि फायंस का बना। फायंस एक तरह का कह सकते हो तुम बनाया। फायंस मतलब एक तरह का वो है, ऑब्जेक्ट है जो कि एक 2-3 प्रोसेस से मिल के बनता है ना। एक कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स लगते हैं, उसको फायर किया जाता है, उसके बाद बनता है। लाइक इसमें ग्राउंड क्ले या सैंड, सॉरी ग्राउंड सैंड, फिर क्ले लिख लो, या फिर सिलिका में कलर मिक्स किया जाता है और उसमें एक तरह का गम मिक्स किया जाता है, फिर इसको फायर किया जाता है, तब जाके हमें जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो होता है फायंस। ठीक है। तो एक ये एग्जाम्पल है ऑफ देयर लग्जरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। नाउ अब सारे लग्जरीज और बरियल्स को ऑब्जर्व करने के बाद हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स को ये मालूम चल रहा है, उनकी ऑब्जर्वेशन ये निकल के आ रही है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, सॉरी कि जो रेयर मटेरियल्स हैं, वो जनरली, रेयर मटेरियल्स मतलब समझ रहे हो, मतलब लग्जरीज, वो जनरली लार्ज सेटलमेंट्स में मिल रहे हैं। ठीक है। लार्ज सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, इन जगहों पे हमें लग्जरीज मिल रही हैं। और बाकी प्रोडक्ट्स जो है वो थ्रू आउट द सेटलमेंट, यूटिलिटेरियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो थ्रू आउट द सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है।
लेकिन लग्जरीज हमें सिर्फ लार्ज सेटलमेंट्स में देखने को मिलती थी। ठीक है, एक चीज़ और इनमें लग्जरीज में आती थी, वो है गोल्ड। बट गोल्ड के फाउंड उतने ज़्यादा नहीं थे, ये रेयर ही थे, और ये भी ऑफकोर्स लार्ज सेटलमेंट्स में ही रहे होंगे। ठीक है, या फिर बहुत जगह में होट्स वगैरह में मिलते हैं, इनके बहुत से तो हमें लग्जरीज होट्स में मिलती हैं। होट्स के बारे में आगे मैं बताऊंगा जब स्पेसिफिक बॉक्सेस डिस्कस करेंगे हम चैप्टर के। अभी इतना जान लो कि एक तरह के कुछ मान लो किसी की प्रॉपर्टी है, किसी ने ज़मीन के अंदर दफना दी है ना, अपने घर के नीचे ही, तो वो होट्स जाते थे। नाउ अब इनके क्राफ्ट्स के बारे में हम देखते हैं। फाइंडिंग अबाउट द क्राफ्ट्स। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक साइट थी जिसका नाम था छनुदारो। एक 7 हेक्टेयर की साइट थी, 7 हेक्टेयर्स की, और इट वॉज टोटली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, है ना। इसमें क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब इसमें क्या क्या बनते थे, लाइक इसमें बीड मेकिंग इंडस्ट्री चल रही है, बीड मेकिंग, मेटल वर्किंग, शेल कटिंग, सील मेकिंग, वेट्स मेकिंग, एट्सेट्रा, है ना। तो ये पूरा जो सेटलमेंट था यहाँ पे सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, और ये क्राफ्ट प्रोडक्शन फिर ये सप्लाई किया जाता होगा लार्ज सेटलमेंट्स में, है ना। बट ऐसा नहीं लार्ज सेटलमेंट्स में क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं होता था, वहाँ पे भी हुआ करता था। बट इन जनरल बहुत जगह सेटलमेंट्स हड़प्पन्स ने ही बसाए थे जहाँ पे रॉ मटेरियल्स ईजिली प्रोक्योर किए जा सकें, और वहाँ पे ही इंडस्ट्री खोल के उनकी वो प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। ठीक है, अब ऐसा हम थोड़ा बात करें और डिटेल में जाके बीड्स की। बीड मेकिंग में क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होते थे, मटेरियल्स यूज्ड फॉर बीड मेकिंग। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ रॉ मटेरियल्स देखने को मिलते हैं जिसका यूज़ करके बीड्स बनाई जाती थी। एक हो गया कार्नीलियन। कार्नीलियन एक रेड कलर का स्टोन था, प्रेशियस स्टोन था। ठीक है, देन जैस्पर, ये भी एक सेमी प्रेशियस स्टोन। देन क्रिस्टल, देन क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, सम फॉर्म्स ऑफ मेटल्स एज वेल। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा आसान जो था बीड्स बनाना वो था स्टेटाइट से, क्योंकि स्टेटाइट एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, इसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। तो बीड्स ऑल्दो बहुत से प्रोडक्ट्स यूज़ करके बनाई जाती थी, बट स्टेटाइट से बीड्स बनाना वॉज वेरी सिंपल, है ना, आसान हुआ करता था। इसको किसी, अब देखो अब बीड्स बहुत सारे शेप की बनती थी, डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल शेप, बैरल शेप, है ना, स्फेरिकल शेप। तो स्टेटाइट में इनको शेप देना भी आसान होता था। अब देखते हैं कि मतलब बीट्स तो बन रही हैं, लेकिन बीट्स को बनाया कैसे जाता है, थोड़ा उसकी टेक्निक देख लेते हैं एक बार। ठीक है, टेक्निक टू मेक बीट्स। अब बीट्स बनती कैसे हैं, थोड़ा अगर और प्रोसेस स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले स्टेटाइट लिया जाता है, और स्टेटाइट को अपने मतलब कह सकते हो कि सॉफ्ट मटेरियल है तो इसमें वर्क करना आसान होता है, तो इसको अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग मोल्ड किया जाता है डिज़ायर्ड शेप में, है ना। बहुत बार कार्नीलियन का यूज़ करते हैं, कार्नीलियन भी एक तरह का प्रेशियस रेड कलर स्टोन है जिसका कलर ऑब्टेन किया जाता था बाय एक येलोविश रॉ मटेरियल रहता था, इसको फायर करके इसका रेड कलर ऑब्टेन होता था कार्नीलियन का। ठीक है, अब इनसे नॉड्यूल्स बनाए जाते थे, इनको मोल्ड करके इनके नॉड्यूल्स बनाए जाते थे। अब नॉड्यूल्स इनिशियली जो बन रहे हैं उनको तोड़ के मोल्ड करके कैसे बनाए जा रहे हैं तो थोड़े रफ होते थे, है ना, रफ हैं, कहीं शार्प है, मतलब प्रॉपर शेप नहीं है, ऐसे टाइप के। फॉर एग्जांपल मुझे
नॉड्यूल चाहिए, तो मैंने ऐसा कुछ बनाया अभी, तोड़ पीट के काट पीट के, है ना, तोड़ फोड़ करके। अब इसको फिर फ्लेक किया जाता था, फ्लेक करते जाते थे, इनको घिसते थे, प्रॉपर शेप में लेके आते थे, स्मूथनेस इसमें लेके आते थे, है ना, टेक्सचर सुधारते थे, फिर वो जाके ऐसी बनती थी फ्लेक करने के बाद। अब इसके बाद इसमें होती थी पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग, देन ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मतलब कि यहाँ पे एक दो जगह ड्रिल करेंगे जिससे वहाँ से और थाई कनेक्ट करके बाकी बीट से इसको कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। इसके बाद जन जाके जो बीट्स थी वो बनती थी, कंप्लीट होता था ये प्रोसेस, ठीक है। तो बीड मेकिंग का पूरी टेक्निक ऐसे थी। अब हमें कुछ स्पेशलाइज्ड कह सकते हो ड्रिल्स भी मिलते हैं, जैसे ड्रिलिंग की बात हुई ना यहाँ पे, तो हमें कुछ जगह स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स देखने को मिलते हैं। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी लिख लेना है इसको। फ्रॉम छनुदारो, क्योंकि वहाँ पे ऑफकोर्स बीड मेकिंग इंडस्ट्री ही लगी हुई है। फ्रॉम लोथल, लोथल में भी कार्नीलियन के हमें रॉ मटेरियल्स देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे भी बीड वगैरह बनाई जाती हो, ठीक है। देन एट ढोलावीरा, ढोलावीरा साइट इन गुजरात, ठीक है। थोड़ा और अगर डिटेल में चलते हैं तो एक चीज़ हमें देखने को मिलता है, दो सेटलमेंट्स हैं, नागेश्वर एंड बालाकोट। नागेश्वर एंड बालाकोट में ये दोनों सेटलमेंट्स जो है वो कोस्ट के पास हैं, सबसे पहले तो, है ना, कोस्टल सेटलमेंट्स हैं। इन सेटलमेंट्स के पास हमें शेल मेकिंग इंडस्ट्री देखने को मिलती है, मतलब यहाँ के लोग शेल मेकिंग में अब इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि कोस्टल सेटलमेंट है तो इनके पास शेल्स इजीली अवेलेबल होते होंगे, तो यहाँ से शेल वगैरह बनाया करते थे, ठीक है। तो ये कुछ क्राफ्ट प्रोडक्ट, ये हो गया कुछ मतलब क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, कि लाइक छनुदारो हो गया एक, ऐसी और भी बहुत छोटी मोटी सेटलमेंट्स रहती थी, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे। फॉर एग्जांपल बीड हो गया, मेटल हो गया, शेल हो गया, सील हो गया, वेट हो गया। इसमें बीड में हमने थोड़ा अंदर जाके देखा कि बीड के बनाने के लिए कार्नीलियन का स्टोन, कार्नीलियन स्टोन यूज़ किया करते थे बहुत बार, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट। स्टेटाइट वाला सॉफ्ट मटेरियल, इसीलिए उससे बीड बनाना सबसे ज़्यादा आसान हुआ करता था। देन हमने एक टेक्निक देख ली कि कैसे 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 इसको स्टार्ट करके कैसे फिनिश किया जाता है बीड मेकिंग को। सबसे पहले अपने मनपसंद का ले लेंगे वो लोग रॉ मटेरियल, उसको मोल्ड करके एक नॉड्यूल बनाएंगे। नॉड्यूल इनिशियली रफ या फिर मतलब एकदम प्रॉपर शेप में नहीं रहता है, तो उसको फाइनली फ्लेक करके उसको एक प्रॉपर शेप और स्मूथनेस देंगे। देन उसमें ग्राइंडिंग होती है, उसको पॉलिश करते हैं, उसमें ड्रिल करते हैं, और उसके बाद उसको बाकी बीट से कनेक्ट करके एक कंप्लीट बीट बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि ड्रिलिंग के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम लोथल, छनुदारो एंड ढोलावीरा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा अबाउट देयर शेल ऑब्जेक्ट्स, है ना, शेल ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, शेल मेकिंग इंडस्ट्री देखने को मिलती है ना, सेटलमेंट्स ऑफ नागेश्वर एंड बालाकोट, है ना, दोनों कोस्टल सेटलमेंट्स। इसको हम मैप करेंगे आगे चल के, या फिर अभी देख लेते हैं एक बार। ये है अपना नागेश्वर, और वह बाकी ये छनुदारो हो गया जो कि पाकिस्तान में है। ये ढोलावीरा जहाँ स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स देखने को मिल रहे हैं, लोथल में भी स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज़ें हो रही हैं। और एक बालाकोट करके जगह है, वहाँ पे भी, यहाँ पे इसमें कहीं मार्ग नहीं है, बालाकोट ये है, हाँ। सो नागेश्वर एंड बालाकोट, ये दोनों जगहों पर दोनों कोस्टल सेटलमेंट्स, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें शेल मेकिंग इंडस्ट्री देखने को मिल रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। सो अगला टॉपिक रहेगा आइडेंटिफाइंग
सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इतना प्रोडक्शन जो हो रहा है, इनके कुछ सेंटर्स होंगे स्पेशलाइज्ड, उनके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट अगेन कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिस्ट सबसे पहले देख रहे हैं द रिमेन्स, या फिर कह सकते हो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स किस ऑब्जेक्ट के लिए कहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। उसकी अवेलेबिलिटी से मालूम चल जाएगा कि क्या यहाँ पे इस चीज़ की इंडस्ट्री रही होगी कि नहीं रही होगी। बहुत जगह पे इनको फॉर एग्जांपल कुछ स्पेशल टाइप का स्टोन मिल रहा है, कहीं पे कोई मेटल मिल रहा है, मेटल, है ना। कहीं पे कोई कह सकते हो कि नोड्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, एट्सेट्रा। और बहुत जगह पर वहाँ के वेस्ट मटेरियल देखकर होता क्या था कि बहुत जगह जो लार्ज हीप्स ऑफ वेस्ट थे उनको वहाँ से फॉर एग्जांपल कभी यहाँ पे कोई इंडस्ट्री रही होगी, है ना। ये कोई इंडस्ट्री रही होगी, यहाँ मतलब कोई घर भी रहा होगा, जो भी समझना हो, यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, ठीक है। और यहाँ पे अब जैसे हमने देखा था कि मैं दूसरी इमेज बना के बताता हूँ कि एक कोर्ट यार्ड हो गया, है ना। यहाँ पे बाकी रूम्स हैं, ऐसे रूम बने हुए हैं, ये बाहर का दरवाज़ा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ से बैक गेट में कोई गार्डन वगैरह है, कोई ज़्यादातर कोर्ट यार्ड के बाहर हुआ करते थे कि बाग बगीचे कोई खाली स्पेस हो, तो हाँ, तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन करके बहुत बार होता था कि वेस्ट वगैरह को यहाँ वो लोग बाहर फेंक रहे हैं और यहाँ से बाद में डिस्कार्ड कर देंगे, जो लार्ज हीप्स ऑफ वेस्ट है। बट बहुत बार कुछ स्मॉल स्मॉल रिमेन्स रह जाते हैं, उसको देख के हिस्टोरियंस आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री रही होगी कि नहीं रही होगी। और स्मॉल रिमेन्स वगैरह का आइडिया देख के हम यही पता लग रहा है कि सम लार्ज सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदारो और हड़प्पा। मोहनजोदारो और हड़प्पा में भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, क्योंकि यहाँ पे भी हमें वेस्ट मटेरियल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हो तुम जो सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उनको आइडेंटिफाई किया जाता था उनके वहाँ के रॉ मटेरियल्स देखकर और वहाँ पे उनके वेस्ट देखकर, क्योंकि और कोई हमारे पास स्ट्रैटेजी है नहीं उनको आइडेंटिफाई करने की। वहाँ के रॉ मटेरियल्स हमने देखे और वहाँ के प्रोडक्शन, वो उससे भी हमें ये मालूम चला कहाँ पे क्या होता है। जैसे हमने देखा था अभी कि छनुदारो हो गया, लोथल हो गया, ढोलावीरा हो गया, राइट ना। अगला टॉपिक जो है वो है अबाउट स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। ओके, सो अब इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे रॉ मटेरियल इनके पास रखे हुए हैं, ऐसा कहीं नहीं होता है। कुछ भी प्रोडक्शन तुम कर रहे हो अगर, तो रॉ मटेरियल्स बहुत बार लोकली अवेलेबल होते हैं, बहुत बार लोकली अवेलेबल नहीं होते, उनको कहीं से लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो इफ़ लोकली अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो लोकली अवेलेबल हैं उनका प्रोडक्शन तो होगा ही। जो थोड़ा डिस्टेंट लैंड में है उनको तो लेकर आना पड़ता होगा ना हड़प्पन सिविलाइजेशन पे। तो वो कैसे लेके आते थे, क्या स्ट्रेटजीज रहती थी? सबसे पहले तो अगर हम देखें कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ करता होगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें कुछ थोड़ा आइडिया मिलता है फ्रॉम देयर टेराकोटा मॉडल्स। उनके टेराकोटा मॉडल से हमें आइडिया एक ये मिला कि ये लोग बुलक्स का यूज़ करना जानते थे। तो मोस्ट प्रोबेबली बुलक्स वगैरह का यूज़ करके ये लोग मतलब आसपास के एरियाज से रॉ मटेरियल्स लेके आया करते थे, ठीक है। और दूसरा तो एक 1 सेकेंड, हाँ, एक तो बुलक्स हो गया लैंड रूट के लिए, दूसरा हो गया इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये पूरे सिविलाइजेशन कनेक्ट करके रख रही है। तो ये लोग इसका भी यूज़ करते होंगे, रिवराइन रूट्स का यूज़ करते रहे होंगे फॉर टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स, ठीक है। अब होता क्या था कि मटेरियल्स बहुत बार तो उन्हें लोकली अवेलेबल मिल गए, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ने आगे चल के जब और हमें कह सकते स्टडीज़ की इसके बारे में, तो
अब आइडिया हमें ये लग रहा है कि ये लोग लोकल रॉ मतलब जो रॉ मटेरियल्स रहते थे वो केवल इंडिया से नहीं ला रहे हैं, ये सब कॉन्टिनेंट के बाहर से भी ला रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर देखो तुम इंडिया में इनको कहाँ कहाँ रॉ मटेरियल्स मिलते रहेंगे इनके काम के। सबसे पहले हमने देख लिया था अभी कि इन्होंने इनकी स्ट्रैटेजीज क्या थी रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने के लिए, कि बहुत जगह इन्होंने सेटलमेंट्स अपने बसाए हुए थे। लाइक एक हो गया नागेश्वर बालाकोट, नागेश्वर बालाकोट, जहाँ से इनको शेल ऑब्जेक्ट्स और शेल मटेरियल्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक हो गया शौर्तुघाई, शौर्तुघाई से इनको लैपिस लाजुली मिल रहा है, शौर्तुघाई अफगानिस्तान पे। देन लोथल, 1 सेकेंड, लोथल से इन्हें कार्नीलियन मिल रहा है ना। लोथल के पास एक सोर्स था कार्नीलियन का, वहाँ से लोग कार्नीलियन लेके आया करते थे। ठीक है, देन स्टेटाइट, स्टेटाइट जो कि यूज़ होता है बीड मेकिंग में, है ना, वो ये लोग लाते थे फ्रॉम नॉर्थ गुजरात एंड सदर्न राजस्थान। लाइक कुछ ऐसा अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये गुजरात है, ये राजस्थान का बॉर्डर है, तो ये वाले एरिया से, है ना, ये लोग स्टेटाइट लेके आ रहे हैं। देन मेटल, मेटल फ्रॉम राजस्थान। मेटल में ऑफकोर्स ज़्यादा कुछ हमें मालूम नहीं, मेटल में मेनली जो यूज़ करते थे वो तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो कॉपर का हमें मालूम है कि खेतरी रीजन है राजस्थान में जहाँ पे कह सकते हो कॉपर मिलता है। अब उस पर भी जो खेतरी रीजन है राजस्थान में, वहाँ पे अगर हिस्टोरियंस ने थोड़ा देखा और नोटिस किया कि राजस्थान का जो खेतरी रीजन है वहाँ पे एक दूसरा डिस्टिंक्टिव कल्चर चल रहा है जिसको ये लोग बुलाते हैं दी 1 सेकेंड, द ज्ञानेश्वर जोधपुरा कल्चर। ठीक, ज्ञानेश्वर जोधपुरा कल्चर था वहाँ पे, क्योंकि इन्हें वहाँ पे कुछ ऐसी पॉटरीज देखने को मिल रही हैं जो हड़प्पन पॉटरी से डिस्टिंक्टिव है, उनसे अलग है ना। वहाँ पे बहुत सारे कॉपर के मटेरियल्स आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जितने हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक अलग कल्चर आइडेंटिफाई हो रहा है। यहाँ से ये लोग कह सकते हो कि कॉन्टैक्ट वगैरह रख के लोकल कम्युनिटीज़ के थ्रू कॉपर वगैरह लेके आया करते थे। ठीक है ना। और दूसरा इनका एक और मेथड था एक्सपेडिशंस का, मतलब सर्चेस के लिए लोगों को भेजते थे। जैसे कि गोल्ड क्या हमें कुछ हमें उसके रिमेन्स देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए लोगों को भेजते थे साउथ इंडिया, साउथ इंडिया से गोल्ड आता था। देन अभी हमने देखा रिसेंट एग्जाम्पल खेतरी रीजन का, वहाँ से कॉपर लेके आया करते थे। ठीक है ना। अब अगर डिस्टेंट लैंड की बात करें कि इंडिया से तो हमने देख लिया कहाँ से क्या लेके आ रहे हैं, ये लोग इंडिया के बाहर से क्या लेके आते थे, क्योंकि हमने देख लिया ज़्यादातर चीज़ें इन्हें यहीं मिल रही हैं, फिर भी इंडिया के बाहर से इन्हें क्या लाने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ओमान करके एक जगह है अरब पेनिनसुला में, यहाँ पे कॉपर माइंस हैं कुछ। इनकी कॉपर माइंस में, इनके कॉपर में हमें ट्रेसेस देखने को मिलते हैं निकल के। ठीक है, और जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स है ना कॉपर के, उनमें भी हमें रिमेन्स देखने को मिल रहे हैं निकल के। ठीक है, तो इससे एक कह सकते हो अंदाज़ा लग रहा है कि हो सकता है कि ये लोग कॉपर वहाँ से भी इंपोर्ट किया करते रहे होंगे। ठीक है, ये मतलब एक तरह से जो कॉपर है इनका ओमान का और इंडस वैली सिविलाइजेशन का,
इसका एक कॉमन ओरिजिन लिंक हो रहा है। ये लोग एक कि दोनों जो कॉपर हैं वो एक जगह से ही आए होंगे। देन हमें कुछ और एविडेंसेस मिल रहे हैं कॉन्टैक्ट्स के, जिससे थोड़ा जो अपना अंदाज़ा था वो एक प्रूफ की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कि हड़प्पन जार, हमें हड़प्पन जार देखने को मिल रहे हैं ओमान में। ठीक है, और तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि ये लोग कॉपर के बदले में उन्हें हड़प्पन जार दिया करते रहे होंगे, है ना, वहाँ पे, क्योंकि मालूम है कि जो अरब पेनिनसुला वहाँ पानी वगैरह उतना हुआ नहीं करता था, तो हो सकता है कि हड़प्पन जार वगैरह में पानी स्टोर करने के लिए, क्योंकि उसमें पूरा ब्लैक कैसे समय मतलब वो अनपर्मिएबल था, है ना, उसको पूरा ब्लैक पॉलिश किया गया जार था। इस तरह के बहुत से दिए होंगे, हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं इसके। ठीक है, और अगर इस टाइम की एक और कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और इनके बहुत से टेक्स्ट्स हुआ करते थे जो कि भगवान की दया से डिसाइफर भी हो गए हैं, हो चुके हैं। तो इनसे हमें बहुत कुछ मालूम चलता है अबाउट द कंटेम्प्रेरी, जो उनके मतलब कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी मेसोपोटामियन के अलावा, उसके बारे में। ठीक है, तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स में हमें मालूम चलता है, इनके जो टेक्स्ट्स हैं फ्रॉम 3rd मिलेनियम BCE, इससे मालूम चल रहा है कि कॉपर ये लोग जगह से ले रहे हैं जिसका नाम है मगन। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मगन है वही ओमान है। ठीक है, और इन लोग के टेक्स्ट में हमें कुछ और भी मालूम चल रहा है, लाइक इनके टेक्स्ट से हमें सिर्फ मगन के बारे में नहीं, 2-3 और जगहों के बारे में मालूम चला है ना, 3 प्लेसेस के बारे में इनके में दिया गया है, लिखा गया है। एक तो हो गया मगन, एक हो गया दिलमुन। दिलमुन मोस्ट प्रोबेबली आइलैंड ऑफ बहरीन है, और एक था मेलुहा। ठीक है, और मेलुहा जो है वही शायद तक है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, और मगन है ओमान, जहाँ से ये लोग कॉपर ले रहे हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन से इनके ट्रेड्स के बारे में मालूम चलता है, जहाँ से लोग बहुत से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, लाइक कार्नीलियन, लैपिस लाजुली। ठीक है, वुड्स, बहुत तरह के वुड्स ले रहे हैं, एट्सेट्रा, बहुत से प्रोडक्ट्स ये लोग यहाँ से भी ले रहे हैं। ठीक है, और मेसोपोटामियन के कॉपर आर्टिफैक्ट्स में हमें निकल का ट्रेस देखने को मिल रहा है। तो ये एक तरह से श्योर होता जा रहा है कि कॉपर जो था वो ओमान से मंगाया जाता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी। ठीक है, और ये जो पूरा हो सकता है कि जो पूरा ट्रेड था ये सी रूट से होता था, क्योंकि मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स में मेलुहा के लोगों को बताया गया है, वो मेलुहा को बताया गया है लैंड ऑफ सी फेयरर्स। ठीक है, लैंड ऑफ सी फेयरर्स। और इनके एक मेसोपोटामिया का मिथ है जिसमें मेलुहा को बताया गया, मेलुहा के बारे में लिखा गया है, मे योर हजा बर्ड फ्लाई हाई एंड मे इट्स कॉल बी हर्ड इन दी रॉयल पैलेस। तो इसका भी क्वेश्चन आता है CUET में कि हजा बर्ड से यहाँ क्या मतलब है। तो हजा बर्ड से मोस्ट प्रोबेबली मतलब है पिकॉक। ठीक है, तो ये सभी पूछा जाता है CUET में। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट, पूरे जो पढ़ाया गया टॉपिक है इससे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। 1 सेकेंड, हाँ, बरियल से हमने स्टार्ट किया था, तो बरियल से बहुत कुछ आता नहीं है। बरियल से एक ये वाला सेक्शन आ सकता है क्योंकि इसमें डेट है, तो इसको याद रख लेना। लग्जरी से भी कुछ नहीं आता है ज़्यादा, लग्जरी से देखने दो, नहीं, फाइन स्पॉट के बारे में आता है। फाइन स्पॉट के बारे में आ सकता है कि किन चीज़ों से मिल के बना था, तो इसको भी याद रखना साथ में। ठीक है, देन ऑब्जर्वेशन लॉज, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इससे भी कुछ नहीं आता है। हाँ, छनुदारों के बारे में आता है, क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ हुआ करता था।
इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आएंगे, मैं मार्क करा के रख देता हूँ। एक तो ये हो गया। दूसरा, बीड किन किन मटेरियल से बनता था, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बीड बनाने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा हुआ करता था। ठीक है, स्टेटाइट। और क्यों हुआ करता था, क्योंकि सॉफ्ट रहता था। देन अगला है टेक्निक्स। टेक्निक्स में भी ये आ सकता है, कार्निलियन का रेड कलर कैसे ऑब्टेन होता था। ठीक है, सॉरी, हाँ, कार्निलियन का रेड कलर कैसे ऑब्टेन होता था। अरे क्या हो गया इसको, अच्छे से बन जाओ। ओके। देन ये उसका पूरा प्रोसेस होगा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स कहाँ से मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देन नागेश्वर बालाकोट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि शेल मेकिंग इंडस्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड थी, नागेश्वर बालाकोट में। ठीक है, हाँ वापस से, माय गॉड, चलो ये कर लो, इसको भी याद रख लेना, नागेश्वर बालाकोट। ठीक है, नाउ इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, इस पर भी कुछ नहीं आता है। ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रैटेजी याद रख लेना। फिर और क्या याद रख सकते हैं इस पे, ये तो मैंने बता दिया है। ये तो पूरा याद रख लेना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर से यही पूछता है, कहाँ पे क्या मिलता है, कहाँ से क्या आता था। ठीक है, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। मतलब जो CUET में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें जनरली यही पूछेंगे पूरे चैप्टर से, यहाँ पे ये मिला है हमें, ग्रेट बाथ कहाँ मिल रहा है, या फिर कह सकते हो टेराकोटा के प्लाउ मॉडल्स कहाँ से मिले हैं, प्लॉट फील्ड कहाँ से मिली है, ये सब इसमें सिर्फ यही पूछता है। देन और क्या पूछता है इसमें, हाँ इनके बारे में पूछता है कि मगन क्या था, मेलुहा क्या था, और दिलमुन क्या था। तो याद रख लेना कि जो मगन था वही था ओमान, दिलमुन हो गया बहरीन, एंड मेलुहा के बारे में बात की जा रही है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसको भी याद रख लेना, ये भी पूछता है। देन हाँ, लैंड ऑफ सी फेयरर्स, मेलुहा को बुलाते हैं मेसोपोटामियन टेक्स्ट में, ये भी पूछता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हजा बर्ड वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि यहाँ पे हजा बर्ड से मतलब क्या है। हजा बर्ड से मतलब है, हमें श्योरिटी नहीं है बट ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कि हजा बर्ड से मतलब है पिकॉक। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट इस पे नहीं है, एक बार बुक देख लेते हैं अब कि बुक में क्या कैसा लिखा हुआ है। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, बरियल से। ठीक है, ये बरियल से। सो ये लिखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट यूज सर्टेन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, इसमें क्या था कि उससे पता लगता था कि सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस कैसे थे वहाँ के लोगों के उस पर्टिकुलर कल्चर के, है ना, कैसे, बाय स्टडिंग देयर बरियल्स। और इस पे बताया गया है कि हड़प्पन साइट्स पे हमने देखा कि स्टडी किया कि बरियल्स कैसे लीड किए जाते हैं। इसमें बहुत बात देखते हैं कि बरियल पिट कैसे बनाई गई, उसका शेप स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर किस तरह के ब्रिक्स यूज़ किए गए हैं। देन देखा जाता है कि उसमें हमें कुछ ग्रेव्स में सर्टेन टाइप्स ऑफ पॉटरीज देखने को मिल रहे हैं, ऑर्नामेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि मतलब बता रहे हैं कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले जो लोग हैं वो आफ्टर लाइफ में यकीन रखते हैं। बहुत जगह ज्वेलरीज देखने को मिली है, मैन वेमेन दोनों के केसेस में। मिड 1980s में हमें ऑर्नामेंट मिल रहे हैं कुछ उसमें ग्रेव्स में, एक सेमेट्री में, जिसमें है शेल रिंग, अ जैस्पर बीड एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स वाज फाउंड इन अ स्कल ऑफ अ मील। ठीक है, बहुत जगह कॉपर मिरर्स देखने को मिल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, लुकिंग फॉर लग्जरीज। लग्जरीज के बारे में जैसे हो गए फायंस पॉट, इसके बारे में मैंने बताया, फायंस मटेरियल का बना हुआ है। तो लग्जरीज देख के मालूम चलता है कि वहाँ के लोगों में डिफरेंसेस थे कि नहीं थे।
इसमें बताया गया है कि कोई भी आर्टिफैक्ट्स मिल रहा है उसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिफर करते थे। एक तो यूटिलिटेरियन, दूसरा था लग्जरीज। फर्स्ट कैटेगरी जो थी वो डेली यूज़ की थी, जिसको ईजिली बना सकते थे और उसके मटेरियल्स ईजिली मिल जाते थे, लाइक पॉटरी, निडल्स, फ्रेश रबर एट्सेट्रा, और थ्रू आउट द सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड थे। और दूसरे जो थे जो लग्जरी थे वो नॉन लोकल मार्केट्स में इतना, मतलब नॉन लोकल मार्केट्स में मिलते थे, इतना आसपास मिलते नहीं थे, उनको बनाना भी कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। जैसे हो गया फाइन्स, तो फाइन्स हमें मालूम था कि ग्राउंड सैंड सिलिका को मिक्स करते थे कलर और गम से, देन उसको फायर किया करते थे, तो उसको जला के फिर फाइन्स बनता था, उससे फिर पॉट वगैरह बनाए जाते थे, हमें फाइन्स पॉट देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये कि वी स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आर्टिफैक्ट्स, हमें ये मालूम चल रहा है कि अवेलेबल मटेरियल जो थे जनरली हमें लार्ज सेटलमेंट्स में देखने को मिल रहे हैं, लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। ठीक है, और जैसे मिनिएचर पॉट्स हो गया, फायंस हो गया, और कुछ परफ्यूम बॉटल्स हो गए, ये सब मोहनजोदारो हड़प्पा में देखने को मिल रहे हैं। स्मॉल सेटलमेंट्स में कुछ नहीं है। स्मॉल सेटलमेंट बताया, एग्जांपल दिया है कि लाइक स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगन में हमें इस तरह कोई चीज़ देखने को मिल रही, कोई नहीं मिल रही है ना। गोल्ड टू वॉज रेयर। देन फाइंडिंग अबाउट द क्राफ्ट, छनुदारों के बारे में बताया गया, 7 हेक्टेयर से कम की जब पूरी इसकी सेटलमेंट है। इसमें काम होता था अबाउट फॉर बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग। ठीक है, और अब देखो बताया क्या गया है, बीड्स बनाने के लिए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज़ किए जाते थे, लाइक स्टोन्स लाइक कार्नीलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल्फ फाइंस, है ना, शेल्फ फाइंस एंड टू और मोर स्टोन्स सीमेंटेड टुगेदर, सम ऑफ द स्टोन्स विद गोल्ड कैप्स। ठीक, गोल्ड कैप्स वगैरह लगाए जाते थे कुछ स्टोन्स में, जैसे यहाँ दिया गया है। नाउ अब इनके बहुत से शेप रहते थे, डिस्क शेप्ड, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल एट्सेट्रा। ठीक है, फिर इनको डेकोरेट किया जाता था, डिज़ाइन किए जाते थे, पेंट किए जाते थे। टेक्निक्स बताई गई है बनाने के लिए, लाइक स्टेटाइट, वेरी सॉफ्ट स्टोन जिससे ईजिली बना सकते थे। देन दिस परमिटेड वैरायटी ऑफ शेप्स, ये मैंने बता दिया। देन अब इसमें पूरी टेक्नोलॉजी वो बताई गई है कि रिवील किया गया कैसे ये लोग पूरा अपना प्रोसीजर कैरी आउट करते थे, है ना। लाइक सबसे पहले नोड्यूल्स क्लिप करेंगे, रफ शेप पे रहेंगे, उसको फाइनली फ्लेक करेंगे, देन उस पर पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग होगी, उसके बाद वो कंप्लीट होगा। और हमें कुछ ड्रिल्स, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिले फ्रॉम छनुदारो, लोथल एंड मोर रिसेंटली फ्रॉम धुलावेरा। नागेश्वर बालाकोट के बारे में बात हो गई कि वहाँ पे हमें शेल ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, शेल मेकिंग इंडस्ट्री वहाँ पे लगी हुई है, जिसमें शेल्स बनाए थे, बैंगल्स, लेडल्स, इनले। ठीक है, और एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, देन ये वाला आ गया, आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उसके बारे में बताया गया, फ्रॉम लुकिंग एट द रॉ मटेरियल्स या फिर उनके वेस्ट मटेरियल्स, है ना। दो चीज़ें इसमें, और कुछ है नहीं स्पेशल खास पढ़ने लायक, न इससे कुछ पूछते हैं। देन स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स में हमने देख लिया कि मटेरियल्स फ्रॉम सब कंटिनेंट एंड बियॉन्ड ये लोग कैसे लेके आया करते थे। नागेश्वर बालाकोट में इनकी सेटलमेंट्स थी, शौर्तुखाई फॉर अफगानिस्तान से लापिस लाजुली आ गया, लोथल से कार्नीलियन आ गया, स्टेटाइट राजस्थान, साउथ राजस्थान, नॉर्थ गुजरात, एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, अनदर स्ट्रैटेजी थी एक्सपेडिशन भेजना, फॉर कॉपर के लिए लोग खेतरी रीजन में भेजते थे, है ना, वहाँ पे गणेश्वर जोधपुरा कल्चर से, एंड दूसरा साउथ इंडिया भेजते थे गोल्ड के लिए। ठीक है, यहाँ पे बाकी उसी के बारे में और एक्सप्लेन कर दिया गया है, लिखा हुआ। देन ये एरियाज़ है ना, देखो ये है मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया हमें देखने को मिल रहा है टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन अबाउट दिलमुन। दिलमुन हो गया बहरीन, मगन हो गया ओमान, और ये मेलुहा हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, नाउ कंटैक्ट्स विद डिस्टेंट लैंड, ये उसी के बारे में बताया गया है। अरेबियन पेनिनसुला में ओमान है जहाँ पे ओमानी कॉपर देखने को मिलता है, जहाँ पे ट्रेस ऑफ निकल है, जो कि हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में भी देखने को मिल जाते हैं। और ओमान में भी एक डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल देखने को मिला है, ये वेसल जो कि हड़प्पन जार है ना, पर्कुलेशन ऑफ लिक्विड को प्रिवेंट करता था ये। बाकी इसका हमें यूज़ नहीं मालूम है, तो मोस्ट प्रोबेबली दे एक्सचेंज्ड इट और इस वेसल को एक्सचेंज किया करते थे वो कॉपर के बदले में। ठीक है, और मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेड टू 3rd मिलेनियम BCE से हमें मालूम चल रहा है कुछ 3 साइट्स के बारे में। एक हो गई मगन जो कि है ओमान, जहाँ से कॉपर आया करता था, और बाकी जो 2 जगह हैं वो है दिलमुन जो कि आइलैंड ऑफ बहरीन, और एक है मेलुहा जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, और इसके बारे में मालूम चल रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से ये लोग और प्रोडक्ट्स भी लिया करते थे, फॉर एग्जांपल लापिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड, वैराइटीज ऑफ वुड्स। और एक मेसोपोटामियन मिथ भी कहता है मे और बर्ड बी द हजा बर्ड मेट्स कॉल बी हर्ड इन रॉयल पैलेस। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि हजा बर्ड जो है वो पिकॉक को रिसेंबल करता है ना। और एक और चीज़ बताई गई मेसोपोटामियन टेक्स्ट में
कि जो मेलुहा है वो है द लैंड ऑफ सी फेयरर्स, ठीक है। और हमें कुछ सील्स में बोट्स और सील्स की हमें वो भी देखने को मिलते हैं, डिपेक्ट्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना भी हो गया। अब हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं, लाइक सील्स हो गया, सील्स, एंशियंट अथॉरिटी, एंड ऑफ सिविलाइजेशन, डिस्कवरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, बस है ना। कुछ 4-5 टॉपिक बचे हैं, और उसके बाद डेट लाइन आ जाएगी अपनी, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो अभी के लिए आप लोग इतना अच्छे से तैयार करके रखना। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर।